हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो चाइनीज़ एयरफोर्स यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स द्वारा इनके चेंगडू J7 एयरक्राफ्ट रिटायर किए जा रहे हैं और ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि इस साल यानी कि 2023 में इनके सारे के सारे चेंगडू J7 रिटायर कर दिए जाएंगे। तो इनके रिटायरमेंट की जो शुरुआत है ये 2018 में ही हो गई थी और 2023 में ये कंप्लीट कर लिया जाएगा और पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की सर्विस से सारे के सारे J7 और इनके वेरिएंट्स रिटायर कर दिए जाएंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं चेंगडू J7 चाइनीज़ कॉपी है MiG-21 की और एक समय पर ये पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की बैकबोन हुआ करते थे। तो आज के वीडियो में हम इसी चीज़ को रिविजिट करेंगे, लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देख लेते हैं। तो अनअकैडमी द्वारा जो रिपब्लिक डे ऑफर चलाया जा रहा है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 28 जनवरी से बढ़ाकर 31 जनवरी तक। इसके अंतर्गत आपको अनअकैडमी के जितने भी सब्सक्रिप्शन हैं इसमें सीधे सीधे आपको 20% ऑफ मिलेगा हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स1 यूज़ करने पर। तो अगर आप CDS के एस्पिरेंट हैं, FCAT के हैं, NDA के हैं या फिर CAPF के हैं, आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं और जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं उनको यूज़ करके अपने हिसाब से अपने सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये ऑफ़र प्लस और आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शन के लिए वैलिड है और करीबन 3000 रुपये तक आप बचा सकते हैं हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स1 को यूज़ करते हुए। याद रखिए ऑफ़र खाली आज ही तक वैलिड है, तो समय आपके पास ज़्यादा नहीं है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाएं और अपनी तैयारियों को मजबूत करें। जैसा हमने बताया, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपकी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज हम बात करेंगे चाइनीज़ एयरफोर्स के यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के बैकबोन की, जो कि है चेंगडू J7 एयरक्राफ्ट, जिसको वो करीबन 1000 के नंबर में ऑपरेट करते हैं और कई देशों को भी एक्सपोर्ट कर रखा है, जो इंक्लूड करता है पाकिस्तान को। तो आज समझने की कोशिश करेंगे इसके बैकग्राउंड को मेनली, और उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे इसके वेरिएंट्स को। तो 1961 की शुरुआत में सोवियत यूनियन ने ग्रांट किया चाइना को लाइसेंस और मैन्युफैक्चरिंग राइट्स प्रोवाइड करें MiG-21 F-13 टैक्टिकल फाइटर को और उसके R-11 F-300 इंजन को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो लाइसेंस के अनुसार 3 सोवियत बिल्ट फिशबैट C जो हैं वो डिलीवर किए गए चाइना को एज अ पैटर्न एयरक्राफ्ट, और साथ में दी गई थी नॉकडाउन किट यानी कि CKD किट्स जिसे कहते हैं, असेंबल करने के लिए इनिशियल बैच के 20 एयरक्राफ्ट्स को। समय की बात करें तो चाइना को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कंसीडर किया जाता था और ये पहली बार हुआ था कि उस समय की स्टेट ऑफ द आर्ट एविएशन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया गया था किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री को। तो इससे पहले की जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरीके से ट्रांसफ़र हो पाती, बीजिंग और मॉस्को के बीच में आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स पर मिड 1960s में विवाद पैदा हो गया और ये जो विवाद था वो एस्केलेट हो गया था आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट पर। तो ये सब हुआ था डिस्प्यूटेड आइलैंड की वजह से, जो कि आमूर रिवर पे आते थे, जो सोवियत यूनियन और चाइना की बाउंड्री पर पड़ती थी। तो उस समय तक चाइना को MiG-21 पर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स मिले थे और स्पेसिफिकेशंस मिली थी, पर चाइना ने डिसाइड किया कि वो MiG-21 का प्रोडक्शन तब भी करेंगे, कैसे करेंगे वो आगे डिसाइड कर लेंगे। तो जब चीज़ें थोड़ी ठीक हुई तो चाइना ने क्लेम किया कि जो एग्रीमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स थे उनमें बहुत सारी एरर है, पर उस समय रशियंस ने वो चीज़ डिनाई कर दी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उनका तर्क ये था कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करी जाती है तो जो होस्ट नेशन होता है वो एग्जैक्टली वो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र नहीं करता और उसमें कुछ चेंजेस करता है। और साथ ही साथ ये वो समय था जब कंप्यूटर वगैरह थे नहीं और काफ़ी सारे ब्लूप्रिंट्स हुआ करते थे, पेपर वर्क हुआ करते थे, तो थोड़ी बहुत एरर आ जाती हैं। तो चाइना ने चेंगडू एयरक्राफ्ट फैक्ट्री को चूज़ किया, जो कि सिचुआन प्रोविंस में आती है, अपने पहले सेकेंड जनरेशन फाइटर्स को बनाने के लिए। तो ये जो फैक्ट्री है वो 1958 में स्टैब्लिश हुई थी और इसे सोवियत यूनियन की हेल्प से बनाया गया था। तो जैसा कि चाइना करते हैं, उन्होंने MiG-21 F की जो डेजिग्नेशन है उसको चेंज कर दिया और J7 बुलाने लगे, जहाँ पर J को चाइनीज़ में जियानजीजी बोलते हैं और उसका मतलब फाइटर होता है। तो 1964 की शुरुआत में गुइझाओ एयरक्राफ्ट फैक्ट्री, जो कि डाउन साउथ गुइझाओ में पड़ती है, उसने एयरफ्रेम के कंपोनेंट्स को बनाना चालू किया और डिलीवर किया चेंगडू में फाइनल असेंबली के लिए। तो इसको अभी GAIC बुलाते हैं, जो कि है गुइझाओ एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। तो वहीं पर एक गुइझाओ इंजन फैक्ट्री भी थी, जो कि R-11 F-300 इंजन्स को बनाती थी, जो कि J7 में लगने वाले थे। तो इसका जो लाइसेंस्ड वर्जन था उसका नाम था WP7
तो जो WP डेजिग्नेशन है वो ओपन टर्बोजेट इंजन पे पड़ी हुई है। तो शुरुआत में जो इन्होंने इंजन बनाया उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और ये कैपेबल था खाली 50 किलो न्यूटन्स का थ्रस्ट पैदा करने के लिए, और जो इसका टाइम बिटवीन ओवरहॉल्स था वो खाली 100 घंटे का था। तो और भी कई जो कॉपीड आइटम और वेपन सिस्टम थे उनको लोकल डेजिग्नेशन दी गई थी, जैसे कि जो रिवर्स इंजीनियर्ड NR30 कैनन थी उसको लोकली टाइप 30-1 बुलाते थे, और जो K13 एयर टू एयर मिसाइल थी उसे कॉपी करके PL2 बुलाते थे, जहां PL चाइनीज़ में पाई ली होता है, जिसका मतलब इंग्लिश में थंडरबोल्ट है। तो जो सोवियत टेक्निकल असिस्टेंस है वो पूरी तरीके से कट ऑफ हो गया था जब साइनो सोवियत रिलेशन ख़राब हो गए थे। फिर भी जो शेंगयांग एयरक्राफ्ट फैक्ट्री है वो मैनेज कर पाई थी 12 J7 बनाने के लिए, जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल थे सोवियत बिल्ट MiG-21 F-13 से। और जो दोनों में डिफरेंसेस थे वो ये थे कि उस समय जो J7 था उसमें कोई एयर टू एयर मिसाइल नहीं थी और जो इनटेक सेंटर बॉडी है वो फिक्स्ड थी। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो चाइना और सोवियत यूनियन के रिलेशन ख़राब हुए थे उसमें इनको मूवेबल सेंटर बॉडी जो ओरिजिनल MiG-21 में है उसके ब्लूप्रिंट्स मिल नहीं पाए थे, तो इन्होंने एज अ स्टॉप गैप फिक्स्ड सेंटर बॉडी को चूज़ किया। तो चाइना के डिसाइड करने के बाद कि वो खुद ही लोकल प्रोडक्शन करने वाले हैं इसका, उन्होंने सक्सेसफुली 249 मेजर इश्यूज़ को सॉल्व किया और करीबन 8 मेजर टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स बनाए जो कि सोवियत यूनियन के द्वारा प्रोवाइड नहीं किए गए थे। तो जो सबसे बड़ा फ्लॉ था वो हाइड्रोलिक सिस्टम में था, जिसकी वजह से 70% जो एयरक्राफ्ट सर्विस में थे उनको ग्राउंडेड करना पड़ गया था। और मॉडिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो फ्यूल कैपेसिटी है उसको बढ़ाई गई थी और जो स्टेबिलिटी है उसको भी बढ़ाया गया था। तो जो MiG-21 का डिज़ाइन था उसके हिसाब से जो मैक्सिमम फ्यूल है वो फॉरवर्ड फ्यूसेलाज में कैरी करता था। तो 45 मिनट की फ्लाइंग के बाद जो एयरक्राफ्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो धीरे धीरे शिफ्ट होना चालू हो जाती थी और जो एयरक्राफ्ट है वो अनस्टेबल होने लगता था। तो J7 में जो फ्यूल टैंक्स के डिज़ाइन है उसको चेंज किया गया और लार्जर ड्रॉप टैंक्स कैरी करने लायक बनाया गया। तो इसमें ये और भी ज़्यादा स्टेबल हो गया और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी इम्प्रूव हो गई और इस एयरक्राफ्ट का जो लॉन्गिट्यूडनल स्टैटिक स्टेबिलिटी है वो भी पहले से बेटर हो गई थी। तो जो कॉकपिट है उसमें भी चेंजेस किए गए थे। जो कैनोपी है उसे फॉरवर्ड ओपनिंग से रियर हिंज्ड बनाया गया था। जो इजेक्शन सीट है उसको रिप्लेस कर दिया गया था। तो कम्प्लीटली री इंजीनियरिंग करने के बाद जो डिज़ाइन सामने आया था वो काफ़ी क्लोज था ओरिजिनल MiG-21 के और इसकी परफॉर्मेंस के। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो ओरिजिनल प्रोडक्शन है वो 1964 में चालू हुआ था, पर उस समय जो एयरक्राफ्ट बन रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर थे ओरिजिनल MiG-21 से। तो जो मेन प्रोडक्शन है यानी कि जो फुल स्केल प्रोडक्शन है वो चालू हुआ था 1980s में। तो 1987 में J7E को रिलीज़ किया गया, जिसमें जो मेन सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट था वो इसके विंग्स थे। तो ये करीबन 45% और मनूवरेबल था पुराने J7 से, और जो इसकी टेक ऑफ और लैंडिंग परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी। तो इसमें एक हेलमेट माउंटेड साइड भी लगा दी गई थी और ये पहला MiG-21 था जिसमें होटास कंट्रोल दिए गए थे, यानी कि हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक कंट्रोल्स। साथ ही साथ कॉकपिट में मल्टीपर्पज़ डिस्प्ले भी लगाए गए थे। तो जो इसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स थे वो ब्रिटिश थे, जैसे कि इसकी गन साइट और मल्टीपर्पज़ डिस्प्ले। तो ये एयरक्राफ्ट कैपेबल था चाइनीज़ PL-8 मिसाइल को यूज़ करने के लिए, जो कि इजरायली पाइथन 3 की चाइनीज़ वर्जन है। तो इसको फायर किया जा सकता था हेलमेट माउंटेड साइट को भी यूज़ करते हुए और रेडार को भी यूज़ करते हुए, पर ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं थे। दोनों में से एक ही को चूज़ किया जा सकता था। तो 1980 के मध्य में पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया कि उन्हें भी ये एयरक्राफ्ट चाहिए, पर इसकी जो रडार कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाया जाए। तो उस समय चाइना को एयर टू ग्राउंड मोड में रडार के कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो 1984 में पाकिस्तान ने मदद करी चाइना की और असिस्टेंस प्रोवाइड किया, जहां उन्होंने अपने अमेरिकन ट्रेंड F-16 पायलट्स को भेजा चाइना को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए ग्राउंड अटैक रडार ऑपरेशंस में, जिसके बाद चाइना ने अपना J7M फाइटर बनाया। तो 1980s के ख़त्म होते होते J7MP और J7PG फाइटर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें रडार सिस्टम को अपग्रेड किया गया और इटालियन FAIR ग्रीफो 7 रडार लगाया गया, जिसकी जो रेंज थी लुकअप मोड के लिए वो 47 किलोमीटर्स की थी और लुक डाउन मोड के लिए 28 किलोमीटर्स की थी।
जो कि करीबन 3 गुना ज़्यादा थी ओरिजिनल रडार के। साथ ही साथ जो मैक्सिमम डिटेक्शन एंगल है वो भी बढ़ गया था। तो 1980s के मध्य में जाकर जो J7 है वो सोवियत MiG-21 के डिज़ाइन कैपेबिलिटी के बराबर पहुंचा। साथ ही साथ ये काफ़ी चीप था, काफ़ी और देशों ने भी इसको खरीदा और इसके करीबन 20 डिफरेंट एक्सपोर्ट वेरिएंट्स बनाए गए, जिसमें जो पाकिस्तान को दिया गया था उसमें वेस्टर्न सिस्टम्स को लगाया गया था। यहाँ तक कि कुछ वेरिएंट्स में यूरोपियन मैजिक 2 मिसाइल्स भी लगी हुई हैं, जो कि हमारे मिराज 2000 के साथ आई थी। तो कुल मिला जुला कर अगर बात करी जाए तो जो चाइनीज़ J7 है वो काफ़ी क्लोज पहुँच गए थे MiG-21 की परफॉर्मेंस के, पर उनसे बेटर नहीं हो पाए। उसके बाद जो MiG-21 का अपग्रेडेड वर्जन्स आए, जैसे कि हमारा बाइसन है, वो किसी भी F7 से बेटर है। तो लास्टली 2013 तक इनके आखिरी एयरक्राफ्ट बने हैं और लास्ट के जो 12 F7BG आई हैं वो बांग्लादेश एयरफोर्स को डिलीवर हुए थे। बाकी जो वेरिएंट्स हैं उन पर फॉलोअप वीडियो आएगा, उसमें हम डिफाइन करेंगे। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए